जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपका हुआ था। देखो, ये जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और अगर आप हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो बिल्कुल बेसिक से और जहां तक आपका इंडियन आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड, इन सब का बिल्कुल बेसिक से और जितना आपके प्रीवियस ईयर में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों को हम उस बैच में सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स का पोर्शन लिया है क्योंकि मैथमेटिक्स के दो तीन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे जो विद्यार्थियों से सॉल्व नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि ये वाला पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो मैंने इसलिए ये सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें जो है बॉड मास रूल लगना था। बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता, तो आप इसको सॉल्व कर रहे होते। तो देखो, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 12 इक्वल टू एक्स इंटू 48। अब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो 12 और 12 24 और 12 36 और 12 48। सीधा सीधा आप इसे भी ऐसे भी कर सकते थे कि 4 बार 12 है तो 12 चौको 48, 48 आ जाता, इंटू 12 इक्वल टू एक्स इंटू 48। अब ये हो जाता 48x। आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, जो x के साथ वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, तो आप यहां से लिखते 48 इंटू 12 इक्वल टू एक्स बाय 48। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 बरंग की 144, 144 आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन अगर मैं बेसिक से बात करूं, बेसिक से आप कैसे करते, 6:3 था भैया। प्रपोर्शन 6:3 समानुपात x अनुपात 4। तो इसमें बोला कि x का मान ज्ञात करो, तो बिल्कुल बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि रेशो का मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है, भाग भी होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर, और रेशो का मतलब वही भाग, x/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रज गुणा आपने सुना होगा, तो ये 3 × x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 × 4, 24 डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे x बराबर 24/3, 8 दिया 24, 8 आ जाता आपका। और इसमें एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, वो है आपकी कि मध्य पद का गुणा। ये जो मिड टर्म है इनका गुणा, इन्हें बोलते हो आप मध्य पद। मध्य पद का गुणा बराबर होता है बाह्य पद के गुणा के। किसके, बाह्य पद के गुणा के। तो मध्य पद क्या होगा, 3 × x 3x इक्वल टू 6 × 4 24। x बराबर कितना, 24/3। 3 3 8 जा 24, यहाँ से आपका 8 आंसर आ जाता। आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफी विद्यार्थी छोड़ के आए थे, बट थोड़ा सा लेंदी था पर इतना मुश्किल भी नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तन 3 है और 100 और लघुत्तम समापवर्तन, सॉरी, लघुत्तम समापवर्तन 105 है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई 3 एंड 105 रिस्पेक्टिवली। इफ x plus y equal to 36, the value of 1/x plus 1/y will be। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि हमने आपको दी है x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 36, और आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y, आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम एक्स और वाई का दे रखा है, तो आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ का, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसे आप बोलते हो मासापा गुणा लासापा। ठीक है, तो देखो, आपको एक्स और वाई दे रखा था, दे रखा था नहीं दे रखा था, पहली संख्या एक्स मान ली, दूसरी संख्या वाई मान ली, और इनका एचसीएफ आपको दे रखा था 3 और एलसीएम दे रखा था 105। तो यहाँ पे से मेरे पास x इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 × 105।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, एक्स इंटू वाई की, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 36 दे रखी थी। ठीक है, अब देखो आगे, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व कर दो। देखो अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास एक्स वाई। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई। एक्स वाई आपके पास क्या आ गया, एलसीएम। अब एक्स वाई में एक्स का भाग दोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास वाई। ठीक है, प्लस, अब एक्स वाई में वाई का भाग दोगे तो वैल्यू आएगी एक्स। यहां से हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 36, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 3 इंटू 105। बस ये वैल्यू सॉल्व करनी थी आपको, कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। फिर काट दो, 3 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4/35। बस यहीं तक कहानी थी इसकी, और ये खत्म। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरता है, तब वह 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगा। तो देखो, देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर वो 3 घंटे में 420 बोतल भरता है, कितनी भरता है, 420, एक बोतल भरने में उसे कितना समय लग रहा होगा, 1 घंटे में वो कितनी बोतल भर रहा होगा, सॉरी, 1 घंटे में वो भर रहा होगा 420/3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, मतलब 1 घंटे में वो 140 बोतल भर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, 5 घंटे में कितनी भरेगा। 5 घंटे कैसे निकालोगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 घंटे होगा। जो वहां किया वो यहाँ भी करना पड़ेगा। 5 घंटे में वो कितनी बोतल भरेगा, तो आप बोलोगे 145, और 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है, और एक जीरो बचा वो लगा दो। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, 5 घंटे में वो 700 बोतल भर देगा। लॉकडाउन है, ठीक है, आजकल धकाधक बोतलें भरी जा रही होगी भाई, ठीक है, और तुम्हें पता ही है लाइन कितनी लग रही है बोतलों के लिए। ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए भाई, ये एक सैनिटाइजर है। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपके पास कि एलसीएम निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मैं बेसिक से बात करूं तो बेसिक से आपने इसे ऐसे करना था, सिंपल, जैसे आप एलसीएम बचपन में आपने निकालना सीखा है। आगे इसमें एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं भाई, बचपन से करते आ रहे हैं ये तो भाई। अब देखो, सबसे पहले छोटी संख्या से करते थे हम बचपन से, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करते, आप सभी को पता होगा, 2 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आगे सॉल्व कर रहे होंगे, 2 8 बार, कम 2, 2 दूनी 4, 2 नमे 18, 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, 9 एज इट इज, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6, 9 एज इट इज, 3 एज इट, 2 एकम 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 1, जब तक नीचे वैल्यू सब जगह सेम एक ना आ जाए तब तक इसे क्या, आपको मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई। देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब 64 तिया निकालना है आपको, तो 4 तिया 12 कैरी 1, 6 तिया 18 और 19, 192, और 192 का 3 टाइम्स कर दो। 192 का अगर 3 टाइम्स कर रहे होंगे तो 9 तिया 27 कैरी 2, 76 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो आप एग्जाम में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको आसानी से 2 मार्क्स दिला देंगे भाई। तो देखो, ये अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को काट कर मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक 42 सेंटीमीटर वृत्ताकार, तो ये मैंने वृत्त बना दिया।
और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर कितनी है, 42। अब इस तार को क्या किया कि काट कर मोड़कर एक आयत बना दिया। चलो भाई, इसको क्या बना दिया, एक आयत बना दिया भाई। क्या बना दिया, इसे एक आयत जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तो आयत की छोटी भुजा ज्ञात करो। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बताओ कि ये वृत्त है, ठीक है, इसमें कितना तार लगा होगा। आप बोल रहे होंगे कि वृत्त की इसमें परिधि निकालनी होगी। ठीक है, क्या निकालनी होगी, वृत्त की परिधि। ठीक है, जो तार है ये वाला, कि क्या निकाल दो, परिधि निकाल दो। वृत्त की परिधि क्या होती है, या मैं इसे सिंपल सा बोल दूं, तार की लंबाई। तार की लंबाई, आप सभी को पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू आपके पास दी है 2 × 22/7, और आर की वैल्यू दी है आपके पास 42। 7×6=42। ये आपके पास आ गया 2 × 22। इसको सॉल्व मत करो, इसीलिए मत करो क्योंकि अभी हम ये निकालेंगे तो लगभग लगभग हमारा आसानी से क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा, मतलब जो वैल्यू है कट जाएगा। अब बोला काट कर मोड़ कर आयत बनाया जाता है। ठीक है, ये आयत बना दिया, और आयत की बोला हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, एल और बी, लेंथ और ब्रेथ, इसका जो अनुपात है 6:5 है। तो ये मान लिया मैंने 6x है और ये 5x। अब आगे क्या बोला, आयत की छोटी भुजा कितनी। आप सभी मेरे प्यारे साथियों ये आयत है, और आयत का परिमाप क्या होता है। आप बोल रहे होंगे आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू। एल आपको दे रखा है कितना, 6x, और ब्रेथ दे रखी है 5x। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कितना, 11x। ठीक है, और 11×2 = 22x। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बोला है कि आयत की छोटी भुजा कितनी होगी। अब ये तार की लंबाई है, ये वृत्त में ये आयत में दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि 22x बराबर 2 × 22 × 6। एक्स बराबर आप कह रहे होंगे 2 × 22 × 6/22। 22 से 22 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 6×2 = 12। अगर एक्स की वैल्यू 12 आ गई, अगर एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो आयत की छोटी भुजा कितनी होगी। तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों कि जो आयत की छोटी भुजा है वो 5x है। 5 × 12 कर रहे होंगे आप, 12×5 कितना, 60 या सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन ने होना था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70% ऑफ अ नंबर इज 210, व्हाट इज द नंबर। अगर एक नंबर का 70% 210 है, कोई नंबर है एक्स है, मैंने कहा उसका 70% कितना है, वो है 210। ये बेसिक से भी करेंगे और शॉर्ट से भी करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, परसेंटेज हटा नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा, तो 70/x हो जाएगा, इक्वल टू 70/100। क्या हो जाएगा, 70/, और ये 200। ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि 70x, सॉरी, x इक्वल टू 210 × 100/70। 0 से 0 साथ दिए हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई, कितनी आ गई, 3। पर एग्जाम में आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान। देखो कोई नंबर है उसका 70% कितना है, 210। तो कोई भी नंबर हो हमेशा 100% उसे मानते हो। कोई भी चीज हो अपने आप में पूरी होती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ये पूरा, मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन अपने आप में क्या है, 100% है। तो वो कह रहा है कि 70%, अगर एक नंबर का 70% कितना है, 210 है, नंबर का 1% कितना होगा। आप बोल रहे होंगे 210/70।
आती है। 1% की वैल्यू 3 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे साथियों? तो आप बोल रहे होंगे 3। कैसे? अगर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई? 100 का मल्टीप्लाई। भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इससे भी? तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 इज, कि 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? आप देखो इस तरह से ये अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। 0 एक सिंपल तरीका है कि जोड़ा बना दो। क्या बना दो? जोड़ा बना दो, और जोड़े में 0.1 आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 का जोड़ा बना दो। अगर मैं बेसिक से बात करूं, अगर जिसको किसी विद्यार्थी को इसमें प्रॉब्लम है तो बेसिक से कैसे करेंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1 और 2, नीचे कितना जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? कितने जीरो हो जाएंगे नीचे? 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, देखो जितना ऊपर दशमलव इस तरफ जाता है उतने नीचे जीरो बढ़ते हैं। तो एक दो बार आगे गया तो 2 बार नीचे क्या बढ़ गए? जीरो बढ़ गए। अब आप मुझे बताओ, एक का रूट क्या होता है? एक का वर्गमूल एक ही होता है, और 100 किसका होता है? 10 का होता है। इसे मैं 1/10 लिख सकता हूँ। और 1/10 मतलब नीचे अगर जितने भी जीरो उतने पॉइंट ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड को खिसक जाते हैं। तो आप बोलोगे 0.1 आपके पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो? मतलब 1/5 को मैंने आपको कहा कितनी बार, मैंने बोल दिया x बार जोड़ा जाए। 1/5 को x में 1/5 बार जोड़ा जाए। कितनी बार? 1/5 में जोड़ा जाए, ताकि रिजल्ट जो है, योग जो है क्या आ जाए मेरे पास? 8 आ जाए। आ जाए 8। सॉल्व कर लो, 1/5 हो गया प्लस ये x/5 हो गया। इस वैल्यू को क्या करो, इस तरफ ले जाओ, आसान हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तो इस तरफ ले जाओ। ये हो जाएगा हमारे पास x/5 इक्वल टू 8 माइनस 1/5। 8×5 = 40, में से एक गया 39। ये हो रहा होगा x/5 इक्वल टू 40/, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा? 9/5 इंट 5 से 5 कैंसिल, 40 आपका आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसे एलसीएम लेके भी बनाते तो आंसर आपका वही आ जाता। ठीक है, तो आप इसे एलसीएम लेके भी बना सकते हो घर पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा। 225 जो है किसका होता है? 15 का। 15 पंजांग की 225। 400 किसका होता है? 20। 15/20 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन ये आपका बिल्कुल। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि परिधि 540 सेंटीमीटर हो? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। हम किस लिए बैठे हैं? वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। पाई आर। अब आपसे उसने कहा कि वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है? 540 सेंटीमीटर। 40 आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, तो आर निकालना है। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू, ये हो जाएगा 540 इंटू 7 इक्वल टू, पहले काट दो 2 से। जितना आसान नंबर होगा उतने आसान छोटे से छोटे नंबर से काटा करो। 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब इस फिर 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 15। अब देखो ये लगभग लगभग पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी चलो काट के देख लो। 11 × 11, ये थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, इसे काटो मत, 35 ही रहने दो। अब देखो ये बच गया आपके पास क्या? आर बराबर 135
7/11। पहले इसको सॉल्व कर दो। 35, 7 को सॉल्व, 7×5 = 35, कैरी 3, 7×3 = 21 और 3×4 = 24, कैरी 2, 7 ही कम 7 और 2 आगे कितना 945। बट अब आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा देखो, 11×8 = 88, 8 हो गया। अब 88 कितना बचा, 6 बच गया, ठीक है 6 बच गया 65। अब 11×5 = 55, 85 वाला ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन ए, मतलब 85 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि कुछ संख्या हमारे पास बची है। 65 था, ठीक है 11×5 = 55 हो गया, 55 10 बच गया, लगभग 10 बच गया, तो 11×9 = 99, 0.9 के आसपास ये सॉल्व हो जाता। निम्नलिखित में से अधिक कोण कौन सा है। देखो अधिक कोण होता क्या है, पहले इस चीज को देखो। जो हमारे पास कोण होते हैं, एक होता है हमारे पास न्यून कोण, क्या होता है। दूसरा कोण अगर मैं बात करूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो दूसरा होता है समकोण, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण, और चौथा होता है आपका सरल कोण। ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। न्यून कोण होता क्या है, जब भी थीटा, थीटा क्या हो, 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, और 90 से छोटा हो, और 90 से क्या हो, छोटा हो। समझ रहे हो मेरी बात। थीटा जब भी 0 से बड़ा, किससे, 0 से बड़ा, ठीक है? थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, 90 से क्या हो, छोटा हो, ऐसा कोण हमारा कहलाता है न्यून कोण। समकोण जो है वो बराबर होता है किसके, थीटा के, 90 डिग्री, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है हमारा, अधिक कोण वो होता है जो थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 से, 180 से क्या होता है, का होता है, ऐसा कोण कहलाता है हमारा अधिक कोण। सरल कोण की बात करूं तो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो होता है आपका सरल कोण। इनमें से अधिक कोण आपसे पूछा है, अधिक कोण क्या होता है, 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो आपका 170। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि ये जो तीनों कोण लिखे हैं ये कौन कौन से कोण है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया कि समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, न्यून क्या होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। एक आयत को आधे में भाग कर दिया जाए तो वर्ग बनाता है। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। अब देखो, सबसे पहले उसने कहा एक आयत को आधे भाग, आयत बना लो। यहाँ पे मैंने आयत बना दिया, ठीक है। अब इसका आधा भाग कर दिया जाए, आधा भाग करोगे एक वर्ग बन जाएगा, वर्ग बनाते हैं उसमें। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, वर्ग की जो है चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, और आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। अगर मैंने कहा इस लंबाई x है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 होगी नहीं होगी, बताओ। क्योंकि इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ मतलब 1/2, और ये भी कितनी होगी, x/2 की नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आयत को आधा कर दिया तो बट्टे 2, क्या कर दिया इसने, आयत को हाफ कर दिया। अगर ये वैल्यू x है, अगर मैं बोलूँ ये वाली वैल्यू जो है वो y है, तो यहाँ y सेम होगा कि y पे तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं गया, y पे कोई छेड़छाड़ किया, y पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब बोला प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अब मेरे प्यारे साथियों आपको वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप बोल रहे होंगे वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 × 4 भुजा का गुणा, 4 a की वैल्यू आपको दी है, सॉरी
वर्ग का परिमाप आपको दिया, कितना दिया, 36 इक्वल टू 4 इंटू, वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बाय कितना, 4 इक्वल टू 4 नमे, वैल्यू कितनी, एक भुजा आ गई। आप सभी देखो, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो आपने एक भुजा 9 निकाली, तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, ये चारों भुजा हमारे पास इसकी। तो देखो आगे क्या पूछा है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का क्या करो, परिमाप ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू कितनी है, 9 है, और ये वैल्यू कितनी है, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू कितनी, मेरे प्यारे साथियों ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 9 18 होगी नहीं होगी, बताओ, 18 होगी नहीं होगी, ये पूरी वैल्यू 18 हो जाएगी। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आप बोल रहे होंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है? लंबाई आपको कितनी दी है, 18 दी है, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपके पास है 18, चौड़ाई आपके पास है, दोनों को जोड़ दो, कितना होता है भाई, 18 और 9, 18 9 27 होता है, तो 2 इंटू 27 कर रहे होंगे, 27 दूनी कितना, 25 दूनी 50, 2 और 2 4, 54, फोर ऑप्शन आपका। देखो अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, तभी हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। और अगर आप कोई चीज समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। 0.0, 0.0 प्लस 0.05 प्लस 0.0005 को ज्ञात करो। देखो आपको मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना, पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लिखना है, 0.05 पॉइंट, बस इसको ऐड कर देना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। यहाँ 5 आ गया, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, में 5 जोड़ोगे 0.555, 0.555 ऑप्शन पहला ही आपका आंसर। जैसे मेरे प्यारे साथियों मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जो एक अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर के ट्रेडमैन या किसी पेपर में आया था, 1.11 प्लस 11 प्लस 0. इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, पर इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो 1 पॉइंट आपने लिखा, 1 1 पॉइंट को लिखो, 1 1 था आगे और इधर था 1, पॉइंट लिखो, ये था 0, इधर था 1, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1 और एक 2, एक 2 पॉइंट, एक और एक 2, 1 2.31 आपका क्या आ जाता आंसर। इस तरह के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर काफ़ी विद्यार्थी से गलत कर देते हैं। पर ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप गलत करोगे तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आसानी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3 पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 2। अब देखो कभी भी जब भी आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं 2 के ब्रैकेट के बाहर 3 लिखता हूँ, ये ब्रैकेट खुलता है तो बीच में हम क्या होता है, तो आप बोल रहे होंगे कि 2 इंटू 3 करते हैं हम 6, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ भी होता है भाई। देखो अगर मेरे पास 16 की पावर ब्रैकेट के बाहर 3 पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, कि कानून के नियम तो सबके लिए एक समान होते हैं, है कि नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल तो सबके लिए समान होते हैं, ये रूल है। 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा पावर, ऑप्शन ए। देखो मेरे प्यारे साथियों इस चीज को और समझो, मैं अगर यही बोलता कि आपके पास 16 की पावर 3 पावर 2 है,
मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी भी संख्या की पावर जितनी होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, 16 की पावर 3 है और 3 की पावर क्या है, 2। तो सबसे पहले आप ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, ये हो जाता 16 की पावर। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता तो ये आंसर हो, और आपसे ऐसे पुटअप किया। देखो मेरे प्यारे साथियों, इसको ऐसे समझो। मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 2 पावर 3 पावर 2, 2 पावर। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। ये कैसे अलग है, आप इसमें बोल रहे होंगे सबसे पहले 2 को 3 की मल्टीप्लाई 2 बार, क्योंकि 3 की पावर 2 है, ये कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 9। पर यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये आ जाएगा 3 × 2, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। तो एक ब्रैकेट के कारण आंसर में काफी चेंज आ जाता है भाई। अर्थ का क्या होता है, अनर्थ हो जाता है। अगर एक वाक्य में, ठीक है, एक वाक्य भी चेंज कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सेक्शन बी में चलते हैं हम रीजनिंग की तरफ। देखो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके पास 2 5 8 13, और सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों इसमें डिफरेंस देखते हैं। 2 और 3 में 6 का डिफरेंस है, का डिफरेंस। 3 और 2 5 में 2 का डिफरेंस। 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है। 8 और 13 में 5 का डिफरेंस। 2 3 5, कुछ बैठ नहीं रहा लॉजिक। एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, इस तरह से मतलब आगे एकदम से 34 आ रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये लॉजिक इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मेरे पास ये पेपर आता तो मैं इस तरह से सबसे पहले डिफरेंस चेक करता, पर डिफरेंस में मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो मुझे देख के एक चीज लग रही है कि 3 और 2 5 होता है भाई। इन दोनों को जोड़ के अगली वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो क्या। तब आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 3 और 2 5 होता है, और 5 यहाँ पे लिखा है। अब 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये वैल्यू आगे लिखिए, मतलब जो पीछे के 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करके अगला नंबर लिखा हुआ जा रहा है भाई। 8 और 5 कितना, 13, आगे लिख। 13 और 8 आपके पास होता है 21, 21 है ऑप्शन। चलो आगे चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू भी सही आ रही होगी तो बिल्कुल आंसर सही। 13 को ऐड करो, 4 2 सही, तो मतलब ये 31 था, ये 21 था भाई। टाइपिंग मिस्टेक, लॉजिक पूरा सही आ रहा है। 1 इज द राइट। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है AM5I8S1114। देखो आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो कि पहला मतलब एक आंसर निकाल दो। कैसे, तो एक लॉजिक निकाल दो, पहले वर्ड का निकाल दो चाहे दूसरे या तीसरे। देखो इसके लिए आपके पास नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग क्या होती है। देखो के होता है आपके पास 11, एम होता है आपके पास 13, आई प्रिंस 16 साल का, जी 7, एस होता है आपके पास 19, चौटी से याद कर सकते हैं। ई होता है आपके पास 5, और वी होता है आपके पास 22। देखो, अब देखो आप 11 से 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई। 11 से 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, तभी तो 11 आएगा। अब 9 से क्या, 7, -2, 7 से क्या, 5। जब ये माइनस हो रहा है तो 5 से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3। का होता है, सी का होता है।
किसका होता है? तो पहले हमारे पास वैल्यू आ गई, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ आप लॉजिक चेक कर रहे होंगे। 13 और 16, 13 और 3 क्या होता है? 16 होता है। 16 और 3 +3, और 19 और 3 और 22 और 3 कर रहे होंगे। 22 और 25, 25 होता है किसका? वाई का। देखो दोनों सेम है, सेम सेम निकले भाई। अब फिर नंबर का भी करना पड़ेगा कुछ। देखो नंबर का किस पे कर देते हैं हम? रेड से। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? 8 है। 5 + 3 8, ठीक है। और 5 और 11, 8 और 3 11, तो +3। फिर यहाँ क्या? 11 और 3 14, +3, यहाँ भी +3 कर दो। 14 और 3 क्या होता है? 17 होता है। ये आपका आंसर है। कोई दुविधा? काफी अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक घुमा। 17 आएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जेड ई को एक्स एस लिखता है, ई जे ई को क्या लिखेगा? मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, आपको नंबर्स याद होने चाहिए। पर नीचे ताकि जेड एक्स, आगे क्या होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आपको इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो जेड जो होता है हमारे पास होता है 26, ई होता है 4, और वी होता है 22। एक्स आपके पास होता है 24, जी होता है 7, एस होता है 19, यू होता है आपके पास 22, ए 30, 16 साल। ये आपके पास नंबर्स आ गए। इसके बाद आप डिफरेंस चेक कर लो भाई। यहाँ आप देख रहे होंगे 26 - 2, 24 - 2, आगे भी क्या होगा? 22 में से माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 20। 20 मैच होंगे ना T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, होता है 20। आगे चेक करो। 4 और 3 7, +3, 7 और 3 10, +3, और 10 और 3 13। 13 किसका होता है? किसका होता है? PM दिख रहा है हमें कहीं? दिख रहा है, और एक ही जगह दिख रहा है आंसर। आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे चेक करते हैं। 22 माइनस कितना? 22 में से 3 गया 19, में से 3 गया 16। अब 16 में से 3 माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आएगा? 13 आएगा। 16 में से 3 माइनस किया कितना? 13, और 13 किसका? M। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें हो जाएगा TMM, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है उस अक्षर समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंधित ही हो, ठीक है। मतलब आपको इसमें एक ऑड सा ढूंढना है। ऑड कैसे ढूंढोगे? मतलब तीन एक समान होंगे और एक बिल्कुल अलग लॉजिक लगा। देखो जे के एल, जे के, फिर M, फिर N। जे के बाद के यहाँ आया, एल यहाँ आया। ई के बाद ई, ई के बाद ई यहाँ आया, फिर एफ यहाँ आया, बिल्कुल। ई फिर यहाँ, एच यहाँ, बिल्कुल ठीक। क्यू के आर एस टी के बाद यू यहाँ पे वी आना चाहिए। जैसे ये क्यू है, के बाद सॉरी ओ है,
MNOP के बाद क्या है, Q आया, ठीक है। R के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है। समझ गए, नहीं समझे? एक चीज और समझ, JLNKM PFH, ये क्या सीरीज चल रही है? जो J का अगला है K, वो तीसरे नंबर पर लिखा जा रहा है, ठीक है, JK। और K के बाद L जो है वो दूसरे नंबर पर लिखा जा रहा है, चौथे पर लिखा जा रहा है, ये दूसरे। M के बाद M जो है ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हर वर्ड में किया है। D के बाद E यहाँ लिखा जा रहा है, के बाद F यहाँ लिखा जा रहा है, सेम लॉजिक है। के बाद H यहाँ लिखा, मतलब WX, टी के पी का टी, टी के बाद यू तो सही लिखा है, ये तीसरे नंबर पर प्लस टी। और यहाँ क्या आना चाहिए था, वी आना चाहिए था। के बाद जैसे एफ आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, मतलब सडनली उसके बाद वाला अल्फाबेट आ रहा है। जैसे यहाँ देखो, ओ के बाद चौथे नंबर पर पी है, पी के बाद दूसरे नंबर पर पी। इन तीनों का लॉजिक सेम है, पहले दूसरे और चौथे का। तीसरा है उसका लॉजिक अलग है। क्या किया, पी का टी के बाद वी छोड़ दिया, फिर डब्ल्यू कर दिया। ये काफी लेंथी क्वेश्चन, काफी हार्ड क्वेश्चन, इतनी जल्दी आसानी से दिमाग में क्वेश्चन आता नहीं है। आगे भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ग्रुप में असमान संख्या का क्या करो, चयन करो भाई, ठीक है। देखो भाई, FEB, तो मैंने आपको बोला कि रीजनिंग के लिए आपको एटलीस्ट अल्फाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए। NM FNMZI। देखो, F होता है फिक्स 5, N आपका होता है MN, आपका Z होता है आपका, Y होता है 11, 10। अब देखते हैं लॉजिक क्या असमान लगता है इसमें। आप देख रहे होंगे 2 और 3 5, 5 और 1 11 और 2 13, 13 और 1 14, 22 और 3 25, 25 और 1 7 और 3 10, 10 और 1 11। इस तरह से तो हमारे पास कोई लग नहीं रहा है, लगभग 11 और 3 5 5 वाला, वाला ऑड हो जाएगा। क्यों होगा ऑड? डॉट इसलिए होगा कि यहाँ पे +2, यहाँ पे एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, लॉजिक के अनुसार इसमें होना चाहिए था +3, और हो क्या रहा है, +2। सबसे भिन्न क्या है, सबसे मान क्या है, NM। आगे हम सेक्शन सी में चलते हैं, जनरल नॉलेज का ये पोर्शन है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमें काफी चीज सीखने को मिलेगी भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि ताजमहल किसने बनाया था। मेरे प्यारे साथियों, आपको सबको पता होगा ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया था, तो ये बनाया था 1632। कब बनवाया था, 1632। अगर क्वेश्चन आता है कि किसके लिए बनाया था, तो तब आपका आंसर होगा ये बनाया था उसने मुमताज के लिए। किसके लिए बनाया था, मुमताज के लिए। अब ऐसा भी आ सकता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पुट कर सकता है भाई एग्जाम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग, ठीक है, जिनमें 5 जो अंग है उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। 5 अंग का जो अंग जो है उसके, उनका मुख्यालय कहाँ है, वो है आपका न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन, ठीक है। 5 अंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और जो छठा अंक है, छठे अंक का जो मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड।
अब आप बोल रहे होंगे कि वो छठा अंक कौन सा है, तो वो छठा अंक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम, ओ सॉरी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो पहले थे वो थे भारत के डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो भारत के थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें चार चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। वॉशिंगटन किसका मुख्यालय भाई? वॉशिंगटन का मुख्यालय, तो आप सभी को पता होगा वॉशिंगटन डीसी जो है वहाँ वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का। अब देखो आजकल क्या चल रहा है, कोविड 19 चल रहा है, तो कोविड 19 से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब क्या चीजें पता होनी चाहिए कि आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर है जनेवा। क्या है? जनेवा। और WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र में थी? गिरजा देवी एक शास्त्रीय संगीतकार थी, क्लासिकल सिंगर थी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किस किस के मध्य लड़ा गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, 3 स्टार लगा देना। पता नहीं कितनी बार आर्मी ने इसको पूछ दिया है। और अभी रिसेंटली इसकी एक 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है भाई, सेलिब्रेशन कराया जा रहा है। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के काफी सिपाहियों को बंदी बना लिया था और पाकिस्तान को धूल चटा दी गई थी भाई। ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। और पाकिस्तान, भारत ने उस दिन बता दिया कि भारत देखो उस टाइम पाकिस्तान की मदद ना यूएसए कर पाया। ठीक है। और भारत के लिए सामने आया था रशिया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच काफी युद्ध हुए भाई। ठीक है। 1971 में हुआ सबसे पहला, उसके बाद 65 में हुआ, 71 में हुआ, फिर एक फेमस युद्ध हुआ था 1999 में। जो क्या हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था 26 जुलाई। कब हुआ था? 26 जुलाई। इस दिन क्या हुआ, कारगिल में तिरंगा फैला दिया अपने भारत के जवानों ने। भारत की सेना ने क्या कर दिया था कि कारगिल का जब युद्ध, वहां तिरंगा फहरा दिया था। केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इसे CDRIV क्या कहा जाता है? सेंटर से C, ड्रग से D, रिसर्च से R और I से। CDRIV से कहा जाता है केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अंतरिक्ष भेजा गया भाई? तो आप सभी को पता होगा डॉग भेजा गया। पर कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि कुत्ते का नाम क्या था? ठीक है। उसका नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका। काफी इंपॉर्टेंट है भाई कि उस कुत्ते का नाम क्या था जो और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति वर्ल्ड का कौन था, संसार का कौन था और भारत का कौन था भाई? ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कौन था। जवाहरलाल रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो ये राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी 1 अप्रैल सन 1989 में। 1889 को राजीव गांधी द्वारा जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू की गई थी।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया भाई? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किस किस के मध्य लड़ा? ये बड़ा ये लड़ा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या हुआ था कि लोदी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था, कि बाबर ने उसे क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, बाबर ने उसे मार दिया था। तो जीत किसकी हुई थी इसमें? बाबर की। तो इस समय क्या हुआ, लोदी वंश का अंत हो गया था। क्या हो गया था? लोदी वंश का अंत हो गया था। अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूं तो दूसरा युद्ध आपका हुआ था ये 1526, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, जो हुआ था किसका? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। अगर बोलेगा इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता था अकबर। ठीक है, ये कहानी तो आपने सुनी होगी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ऐड आता था। तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1761 में। क्या हुआ? 1761। वो हुआ अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच, और मराठास के। इसमें क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था भाई। विनर कौन था? वो था अहमद शाह अब्दाली। तो ये पानीपत के तीनों युद्ध आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कह रहा है कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 है वो किस देश में खेला जाएगा? तो आपका खेला जाएगा कतर में। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक दो चीज और पता होनी चाहिए। जो 2016 में ओलंपिक्स हुए थे, 2016 में ओलंपिक वो हुए थे मेरे प्यारे साथियों आपके कहाँ? रियो ब्राजील में। कहाँ हुए थे? रियो ब्राजील में। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं। तो अगले ओलंपिक्स होने थे 2020 में, जो होने थे आपके टोक्यो जापान। कहाँ होने थे? टोक्यो जापान। जो कि कोविड 19 की वजह से नहीं हो पाए भाई। कोविड 19 की वजह से नहीं हो पाए। जो होने हैं अब कहाँ? 2021 में होने हैं। और वो कहाँ होने? वो होने टोक्यो जापान में ही होने। ये चीज़ें आपको गेम से रिलेटेड याद होनी चाहिए। आगे आपके पास क्वेश्चन है कि गीता फोगाट से किस खेल से संबंधित है? तो गीता फोगाट आपकी कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से एक और महिला है जो बहुत फेमस है, वो है आपकी साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पीवी सिंधु जो है वो किस खेल से संबंधित है भाई। देखो, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको पता होगा, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आर्मी जीडी के 30 सेंटरों में आया था 2018 में। कि जो भारत का पहला महिला राष्ट्रपति वो कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो है आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे जो है आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके पीछे एक कहानी है, मैं छोटी सी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 1965 में दूसरे पीएम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अचानक अटैक कर दिया। यह भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था भाई। इस टाइम भारत में क्या हुआ कि अनाज की कमी हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने संबोधित करते हुए कहा कि जो देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने नारा दिया जय जवान, और जो अन्न पैदा कर रहे हैं उनके लिए नारा दिया जय किसान। तो तब से ये नारा फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य? पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से सदस्य हैं पूरा डिटेल में। तो ये है आपके चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और
ठीक है, 1 2 3 4 और 5। आगे आपके पास विश्व मानवता दिवस किस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को। इस दिन जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है शहीद दिवस भाई। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। ना, देखो महात्मा गांधी को किसने गोली मारी थी? तो तब आपका आंसर होगा नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को गोली मारी थी भाई। आगे लास्ट हमारे पास साइंस का पोर्शन है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कमरे के सामान्य तापमान पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, जबकि किस धातु को छोड़कर, जो आपका पारा होता है जिसे आप बोलते हो मरकरी, उसको छोड़कर सारे कमरे में सामान्य ताप पर क्या होती है? ठोस होती है भाई। अगर आपसे पूछा जाए अधातु के बारे में, ठीक है, अगर क्या पूछा जाए कि कमरे के सामान्य तापमान पर कि कौन सी धातु ठोस होती है, ठीक है, अगर वो अधातु की बात करें, केवल धातु को छोड़कर अगर वो अधातु की बात करें, तो अधातु कौन सी होती है? तब आपका आंसर होगा वो होती है ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की जो कमी से रोग होता है वो होता है आपका बेरीबेरी। होता है बेरीबेरी। आपको पता होना चाहिए जो टाइफाइड है, वो टाइफाइड क्या है? इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है भाई। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। टाइफाइड जो है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तब आपका आंसर होगा जो टाइफाइड है वो आंतों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है भाई। ठीक है, अगर मैं घेंगा की बात करूं तो घेंगा रोग ग्वाइटर जिसे आप बोलते हैं वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? जो होता है आपका आयोडीन की कमी। ठीक है, अगर मैं बोलूं किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये रोग होता है जो वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। किससे? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। ठीक है, स्कर्वी आप सभी को पता होगा विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। देखो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको रासायनिक नाम बता रखे हैं, और कमी से होने वाले रोग मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखे हैं भाई। फिर भी आपको पता होना चाहिए 2018 में आया था कि सबसे ज्यादा गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो उसका आंसर था विटामिन ए। ठीक है, जैसे आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो तब आपका आंसर होगा विटामिन डी। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं भाई। डेसिबल किसकी इकाई होती है? तो डेसिबल ध्वनि के मापन की इकाई होती है भाई। ध्वनि तरंग के मापन की इकाई होती है। ऑप्शन सी आपका। अगर बात करेगा कि आवर्ती का मात्रक की बात करेगा, आवर्ती का मात्रक क्या होता है आपका? हर्ट्ज होता है भाई। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, पौधों की पत्तियों में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हरी होती है? तो वो होती है आपकी हरित लवर के कारण, क्लोरोफिल के कारण भाई। ठीक है, देखो बहुत से विद्यार्थियों ने क्वेश्चन बहुत गलत किया था। क्वेश्चन था ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो ओ होता है भाई। प्रतीक क्या होता है? ओ होता है। अगर संख्या दर्शानी है तो यह गैसीय रूप में होता है। अगर वो बोलता है कि गैसीय रूप में क्या होता है, तो गैसीय रूप में क्या होता है आपका O2। ठीक है, गैसीय रूप में क्या होता है आपका O2 होता है। डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किडनी जब फेल हो जाती है तब डायलिसिस किया जाता है भाई। ब्लड चेंज किया जाता है, क्योंकि किडनी अगर फेल हो गई तो ब्लड का फिल्टराइजेशन नहीं होगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? तो देखो रेबीज जो है संक्रमण रोग है भाई, जिसे क्या भी बोलते हैं? रेबीज को क्या भी बोलते हैं? ये हाइड्रोफोबिया। क्या भी बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एक वायरस, ठीक है, वायरस इट इज अ संक्रमण रोग है। ठीक है, ये क्या है? संक्रमण रोग है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी
तो भी किसी जैसे कुत्ते को रेबीज हो रखा है, उसने काट दिया तो वो फिर फैलेगा ही। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मधुमेह की, तो मधुमेह क्या होता है, शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। किससे? डायबिटीज बोलते हैं भाई इसे। देखो रेबीज की बात की तो रेबीज से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने? लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। अब देखो कैंसर कैसे होता है, जब भी किसी भी कोशिका की ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कैंसर का रूप ले लेती है भाई। ठीक है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या, दोलन क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति मनुष्य क्या कर सकता है? सुन। प्रकाश के वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है आपका निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, वैक्यूम में कितनी होती है? अगर बोलेगा कि निर्वात में प्रकाश की का वेग जो है वो कितना होता है, या प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ दे कि वायु में ध्वनि की तीव्रता, किसमें? वायु में ध्वनि की तीव्रता, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो वायु में ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो होती है आपकी चाल, वो होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो एड्स क्या है? विषाणु, वायरस के द्वारा फैलता है। और इसके वायरस का नाम है जो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, एलिजा टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिजा टेस्ट कराया जाता है। भाप को मापने की इकाई, तो भार था, सॉरी वेट, भार था। भार को पाउंड। देखो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मापने की इकाई है, तो यहाँ पे देखो पाउंड ही हमें एक ऑप्शन लग रहा है जिससे वेट को नाप सकते। जैसे MKS पद्धति हो गई, ये अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग सिस्टम है भाई। वो मैंने आगे आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। वन संपदा को हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? इसे जला देना चाहिए या बचाना चाहिए, इस्तेमाल के लिए साफ करना चाहिए या उद्योग के लिए काम लाना चाहिए? तो अगर आप वन संपदा को क्या करना चाहिए, आपको हमेशा बचाना चाहिए। देखो अगर आप वनों को जलाते हो तो आप देख रहे हो किस तरह आपको सजा भुगतनी पड़ रही है, जैसे कोविड-19 है। ये भी देखो, कभी भी आप अगर प्रकृति के साथ खेलोगे तो प्रकृति कभी ना कभी आपके साथ खेलेगी। तो आज वही सिचुएशन आ चुकी है, पेंडेमिक इतना खतरनाक हो चुका है। आम आज बहुत लोग मर रहे हैं भाई, आप बड़े से बड़ा जिसमें करोड़ों रुपए था उन वो तक नहीं बच पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, तो कभी लाइफ में गलत काम नहीं करने चाहिए भाई। क्योंकि आप कोई भी आज गलत काम करते हो तो आज नहीं, अगर आपको 10 साल बाद, जितने साल बाद आपको सजा मिलेगी तो उतना इंटरेस्ट के साथ आपको सजा मिलेगी। जैसे आप बैंक में 100 रुपये जमा कराते हो ना, 1 साल बाद 10%, 110 रुपये मिलता है। तो ऐसे ही आप आज गलत काम करोगे तो इतनी देर बाद सजा मिलेगी, तो उतना इंटरेस्ट के साथ आपको सजा मिलेगी भाई। इसीलिए गलत काम नहीं करने चाहिए कभी। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, तो वो बचाती है मेरे प्यारे साथियों ओजोन लेयर। कौन सी लेयर बचाती है? ओजोन लेयर। आज के लास्ट सवाल पर चलता हूँ। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे साथियों 120/80 mmHg। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।